नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मेथड ऑफ इमेजेस की बात शुरू कर रखी है और इस पूरी बात के दरमियान हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई कंडक्टिंग शीट होती है, मतलब इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट अगर होती है, तो इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की वजह से कैसे इमेज प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कैसे क्या होता है। आज थोड़ा सा हम स्फेरिकल की बात करेंगे। हालांकि स्फेरिकल में ऐसा कोई खास आपको याद रखना नहीं है। स्फेरिकल में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, वो तो है ही। एक मिनट रुकना बच्चों। ओके, so now we can start. Okay, so just put a heading, that is point charge. Point charge point charge near point charge near a conducting sphere near a conducting sphere when the sphere is grounded. When the sphere is grounded। देखो बच्चों, इसमें है ना, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि इमेज चार्ज कितना बनता है और कहाँ बनता है। बाकी से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत इजी सा फॉर्मूला रहेगा वो। जैसे मान लीजिए कोई भी स्फेयर है। अब स्फेयर के पास में कोई ना कोई एक रेडियस तो होता ही है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, ए है। और जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, वो स्फेयर की सरफेस से डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब इमेज फॉर्म होगी तो स्फेयर के अंदर ही फॉर्म होगी। उसका कारण ये है कि उसको एक ही सरफेस क्रॉस करना है। तो कोई भी एक सरफेस ही क्रॉस करेगा और अंदर की तरह ये अंदर की तरफ कोई ना कोई इमेज फॉर्म करेगा। बाहर दूसरी तरफ इमेज फॉर्म नहीं कर सकता वो। उसका कारण ये है, जैसे मान लो आप बोलो सर यहाँ क्यों नहीं इमेज फॉर्म कर रहा, तो उसके लिए उसको दो सरफेस क्रॉस करनी पड़ेगी, जो कि नहीं सही है, सही नहीं है, मतलब है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अंदर की तरफ कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पर क्यू प्राइम इमेज चार्ज है और ये सेंटर से बी डिस्टेंस पर जो है इमेज फॉर्म कर रहा है। ये बी डिस्टेंस हमने अपने मन से माना है। ठीक है ना, ये बी डिस्टेंस हमने अपने मन से माना है। और जो क्यू प्राइम चार्ज है ये भी हम लोगों ने अपने मन से ही लिखा है। हाँ, हमारे पास जो दो चीजें अवेलेबल थी वो ये थी कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, जो कि पर्टिकुलरली स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये हमको पता है। बाकी हमको ए स्पेयर रेडियस का कुछ मिला हुआ है। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए आपको बस ये याद रखना है कि जो बी है, मतलब कितनी दूरी पर आपका इमेज फॉर्म होगा, वो याद रखना है कि ए स्क्वायर अपॉन डी, ऐसा कुछ करके हमारा काम बनेगा। दूसरा है कि इमेज की वैल्यू कितनी होगी, सो क्यू प्राइम आपको यहाँ पर देखना है। सो माइनस का क्यू ए अपॉन डी, ऐसा कुछ करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये तो आपको पहले ही पता था कि भैया पोटेंशियल जीरो होता है अगर ग्राउंडेड की कोई बात करी जाए। तो उस स्थिति में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। तो इसमें तो कोई खैर नई बात
अब एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। लिखो क्वेश्चन, 2 point charges, क्वेश्चन 1, 2 point charges for plus q and minus q, for plus q and minus q, separated by a distance L, separated by a distance L, both being located at both being located at a distance L by 2 from infinite ground conducting plane, L by 2 from infinite conducting plane. Find number 1, the modulus of vector of इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब मोड निकालना है उसका, द modulus of the vector of the vector of electric force acting on each charge, मतलब हर एक चार्ज पे आपको निकालना है। और याद रखना, एक चार्ज के ऊपर फोर्स बाकी सभी चार्जेस की वजह से निकलेगा, ठीक है ना। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ vector, strength electric field strength vector at the midpoint between the charges, at the midpoint between the अच्छा ठीक है, ये सवाल अब आप ही करोगे क्या, क्योंकि ये सवाल मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना बेटा।
सिंपल सा सवाल है ये, कुछ नहीं है। जरा सा देखो, आप आपके सामने एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट है। अब इन दोनों, इस चार्ज शीट में क्या है बेटा, L/2 डिस्टेंस पे, इस चार्ज शीट से L/2 डिस्टेंस पे, जैसे मान लो L/2 डिस्टेंस ये वाली है, यहाँ पर भी L/2 डिस्टेंस ये वाली है। दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन L उसने दे रखा है, तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली L ही होगा। इसका मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिंग शीट के दूसरी और भी तो दो इमेज फॉर्म होगी और सेम डिस्टेंस पर होगी, मतलब ये भी L/2 पर होगी और ये भी L/2 पर होगी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी L ही रहेगा। ये माइनस क्यू फॉर्म हो गए, प्लस क्यू फॉर्म। बस अभी चार चार्जेस का सिस्टम है, आप हर एक चार्ज पर फोर्स निकालो दूसरे की वजह से, बस तो फोर्स सेम भी, अब मैग्नीट्यूड है तो सेम ही आएगा, डायरेक्शन तो अलग अलग आएगी फोर्सेस की, पर उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है, इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालना आता ही है, वो भी आप लोग निकाल लेना। मैंने आपको दोनों सिखाया हुआ है कि फोर्स कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछा हुआ है बेटा, इस मिड पॉइंट पे। तो खैर के क्यू अपन आर स्क्वायर करके निकालना पड़ता है, तो आपको निकालना आता होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये एक तरह से आपका वो बन गया, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर फॉर्म में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए, अब मैं आपके सामने एक बढ़िया वाला सवाल करता हूँ। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉइंट चार्ज, ये मेथड और इमेजेस से अलग है ना। अ पॉइंट चार्ज is placed at a distance is placed at a distance z from uncharged conducting sphere, from uncharged conducting sphere of radius r, the electric potential of the point P, the electric potential at point P। एक डायग्राम दिया हुआ उसने, चिंता मत करना, उस पे आपको पॉइंट पी दिया हुआ है, वो आपको वहाँ पे आपको निकालना है। एक्चुअली इस डायग्राम ऐसा दिया हुआ है उसने कि यहाँ पे ना एक स्फेयर है, ये उसका सेंटर है, यहाँ पर कहीं पर है ना, ये रेडियस आप ड्रॉ कर दीजिए इसकी, और
एक्चुअली यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यों, ठीक है, ये सेंटर से z डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, सरफेस पर कहीं है। तो मैं स्फीयर का एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, इस एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इस वॉल्यूम एलिमेंट की डिस्टेंस में यहाँ से मान लेता हूँ सरफेस पर ही है, तो सरफेस पर कहीं पे लिया मैंने वॉल्यूम एलिमेंट r डिस्टेंस पर, और सरफेस के अंदर नहीं लिया मैंने, स्फीयर के सरफेस पे लिया है बेटा, है ना, सरफेस पर सरफेस एलिमेंट ही होगा, फिर वॉल्यूम नहीं आएगा, सरफेस एलिमेंट लिया, और ये सरफेस एलिमेंट यहाँ पे r डिस्टेंस पर ऐसे अवेलेबल है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोग जब पोटेंशियल निकालते हैं पर्टिकुलर सरफेस किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट यहीं पर सरफेस पर कहीं पर है, तो बहुत सिंपल चीज़ होती है बेटा, जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हम लोग कंप्लीट सरफेस को कवर करेंगे, तो इसलिए इंटीग्रेट कर देंगे के, और मैंने सरफेस पर लिया है पॉइंट, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया मान लो डी ए है, तो मैं इसको मान लेता हूँ सिग्मा डी ए। पहले तो वन चार्ज था, पर वो ऊपर के चार्ज की वजह से स्फीयर पर चार्ज आएगा, उस चार्ज का मैंने सरफेस चार्ज एलिमेंट ले लिया सिग्मा डी ए अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, ठीक है ना, जिस डिस्टेंस पर मुझे निकालना है उस चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस मैंने ले ली आर। तुम शायद समझ नहीं, वापस समझाता हूँ। देखो ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज इसकी वजह से सरफेस के किसी पॉइंट पर मुझे निकालना है ना, सरफेस के किसी पॉइंट पर मुझे निकालना है, इस चार्ज का सरफेस के हर एक पॉइंट पर कुछ इफेक्ट होगा, तो चार्ज के डी क्यू पार्ट का इफेक्ट हुआ है सरफेस के डी ए सरफेस एरिया पर, इस पर, तो मैं इस चार्ज का वही पार्ट ले रहा हूँ डी क्यू जो इस एरिया को इफेक्ट कर रहा है, मतलब डी ए एरिया को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने सिग्मा डी ए अपॉन आर लिखा कि ये किसकी वजह से सिग्मा डी ए अपॉन आर, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो कि आर डिस्टेंस पर अवेलेबल है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से डी ए सरफेस एरिया पर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि मैं ये पोटेंशियल अब पूरे स्फीयर पर निकालने वाला हूँ धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो अब देखना बेटो, यहाँ पर जो सरफेस एरिया सरफेस पर लेते हैं हम लोग, ये आपको मैंने बहुत पहले समझा रखा क्या लेते हैं, तो जरूरत नहीं बाबा लिखने की, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, आपको पता लग गया होगा सरफेस एरिया पर, अगर हम लोग सरफेस एरिया लेते हैं सरफेस के ऊपर या फिर आउटर सरफेस के ऊपर, तो इतना ही होता है सरफेस एरिया उसका ना, और जहाँ पर वो आप सरफेस पर ले रहे हो इसकी सरफेस के लिए तो आर इज इक्वल टू आर फिक्स भी होता है। अब ये सब चीजें काउंट करने के बाद आप देखो डायग्राम में आर प्लस आर वेक्टर रूल की अकॉर्डिंगली जेड के बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा जेड, तो ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, जेड है, तो यहाँ से अगर मुझे आर निकालना हो तो मेरे पास कितना हो जाएगा जेड माइनस आर, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ इसको कि अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zr cos थीटा, ठीक है, ये चीज को रख दो, थीटा यहाँ पे पूरे स्फीयर के लिए है इसलिए 0 से पाई तक वेरी करेगा, फाई यहाँ पे 0 से 2 पाई वेरी करेगा कंप्लीट स्फीयर के लिए, तो बस इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो यहाँ पे हम br लिखेंगे, पोटेंशियल एट r डिस्टेंस दैट इज 0 से लेके पाई थीटा की लिमिट और 0 से लेके 2 पाई फाई का लिमिट, ठीक है, और k ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई अपॉन रूट ऑफ
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड आर कोस थीटा, 2 जेड आर कोस थीटा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल। ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है, तो आपको सॉल्व करना ही होता है। वो फाई का लिमिट तो सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि फाई का लिमिट तो सिंपली 2 पाई के बराबर हो जाएगा। जो भी ध्यान आकर्षित करना है वो थीटा के ऊपर करना है। थीटा को सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसको टी स्क्वायर मान लूंगा, तो उससे मेरा ये हो जाएगा कि साइन थीटा डी थीटा बराबर टी डी टी अपॉन जेड आर। इससे मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए तो के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ऑल्सो कांस्टेंट है, अपॉन जेड आर बाहर आ जाएगा जो नीचे आएगा। साथ में जो डी फाई का सॉल्यूशन है वो 2 पाई भी बाहर आ जाएगा। अब जो बचेगा वो केवल टी डी टी अपॉन टी बचेगा, जो कि डी टी का टी हो जाएगा सिंपल। फिर हम लोग टी को वापस से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लिमिट तो थीटा की पुट करनी है ना आपको, लिमिट तो थीटा की पुट करनी है। तो टी को अगेन हम लोग जो है उस टर्म में इंक्लूड करेंगे जो थीटा की टर्म में थी, मतलब कि रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड आर कोस थीटा। दिस इज द t value in terms of theta. Now we can put the limit of theta right now. तो इसमें हम लोग जब कुछ करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो देखो यहाँ से तो खैर काट दो, ये तो जबरदस्ती का बन चला, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करें, 2 पाई को तो खैर रहने दो, सिग्मा के का वैल्यू पुट कर दो यार। के का वैल्यू पुट करने से राहत मिल जाएगी। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आर तो बचेगा ही सही। के का वैल्यू पुट करने से 4 पाई से 2 पाई कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, सो 2 एप्सिलॉन नॉट और जेड अकेला बच जाएगा। यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे पाई, तो कोस का वैल्यू -1, तो जेड प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ऑफ जेड प्लस आर का 0 पुट करेंगे तो माइनस। तो अब यहाँ समस्या है, समस्या ये है कि आप r माइनस जेड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और z माइनस आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों का बन सकता है, r माइनस जेड, जेड माइनस आर। यहाँ ये चीज़ तो है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है पूरे स्क्वायर के लिए, अगर क्यू चार्ज का लें तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि या तो r माइनस जेड या z माइनस आर। तो अगर जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ रहा, z इज ग्रेटर देन r रहा, तो जो है वो सही है। फिर तो आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, v इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद के क्यू अपॉन जेड। सिंपली वही चीज है जो हम लोग नॉर्मल निकालते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी z डिस्टेंस पर, ठीक है, ये उल्टा और सीधा सत्य है, मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से z डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है, वही सेम चीज किसी पॉइंट चार्ज की वजह से z डिस्टेंस पर स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल है। अरे समझ रहे हो, नहीं समझे? जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज, या फिर कोई स्फीयर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज q स्प्रेड है, इन दोनों की वजह से अगर किसी z डिस्टेंस पर या इसके आउटर सरफेस से z डिस्टेंस पर हम लोग कोई पॉइंट पी लें, ये तो होता है पोटेंशियल सेम के क्यू अपॉन जेड। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट चार्ज उल्टा ऊपर रखा हुआ है और ये कोई स्फीयर अनचार्ज्ड है, इस स्फीयर को z डिस्टेंस पे माने, तो इसके आउटर सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो भी सेम ही आएगा, उल्टा सीधा एक समान है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है बेटा। ट्विस्ट ये है इसके अंदर कि अगर मान लो z लेस देन r रहा, तो फिर आप r माइनस जेड का होल स्क्वायर करके इसको r माइनस जेड मानेंगे,
और r माइनस जेड अगर इसको माना आप लोगों ने तो आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा सिग्मा r अपॉन जेड प्लस r माइनस जेड प्लस r माइनस प्लस जेड, तो r से r कटेगा 2z बचेगा। और इस स्थिति में आपका जो आंसर है वो है के क्यू अपॉन आर। अरे किसी भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है स्फीयर के, तो सरफेस पर कितना आएगा यूनिफॉर्मली, के क्यू अपॉन आर क्यू आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे इसके, जो आपको थोड़े ध्यान रखने थे। कि अगर कोई पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है तो ऐसा भी आप कर सकते हो। चलिए, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। अब आपके पास में जो बचा है ना वो है अब हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टेट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है अब इलेक्ट्रोस्टेट की दुनिया में सबसे अंतिम टॉपिक है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर भी इसका एक पार्ट है, बट कैपेसिटर के अंदर इतना कुछ खास है नहीं। 11th 12th स्टैंडर्ड का कैपेसिटर है जो कि इजीली निमट सकता है, निमटने में तो ठीक है ना। बट हाँ, प्रोबेबली कैपेसिटर और पोलराइजेशन लगभग एक जैसे ही टॉपिक है, मतलब एक ही टॉपिक के दो पार्ट है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, आज आपकी 32वीं क्लास है, 40 क्लास होते होते ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कैटेगरी भी आता है, इसीलिए आपको ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा इस टॉपिक को, जिसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे, पोलराइजेशन और कैपेसिटर, एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है कि आप लोग ना ही पढ़ पाओ। शुरुआत तो अपन कर देते हैं, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग 38 क्लास, मतलब 8 क्लासें और लगेगी इसके बाद, तब जाके खत्म होगा, क्योंकि ये है अच्छा टॉपिक। तो हेडिंग तो पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपको शायद पता होगा कि पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत। एक तो होता है लाइट रेज के अंदर पोलराइजेशन, एक तो होता है लाइट रेज के अंदर पोलराइजेशन, है ना। ये हम लाइट रेज की बात नहीं करेंगे, हम प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के उसके अंदर पोलराइजेशन ऐसा होगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम यहाँ पर प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम यहाँ बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे कंडक्टर को लेते हैं जहां पर, एक ऐसे नहीं, मटेरियल को लेते हैं जहां पर ये फिनोमेना मिलता है। अब मटेरियल्स को लेने से पहले आपको मटेरियल के टाइप पता होने चाहिए। तो हमारे पास बेटा दो तरह के मटेरियल बड़े फेमस होते हैं, वैसे तो तीन तरह के होते हैं, बट हाँ मेनली दो तरह से आप लोग बड़ा इंटरेस्टिंग जानते हो। दो तरह से, तीन तरह कौन कौन से, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। बट आप दो तरह के मेनली कंडक्टर मटेरियल जानते हो, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। जैसे दो तरह के लिंग होते हैं ना, पुरलिंग और स्त्रीलिंग, है ना, वो तीसरा लिंग जो है ना वो दोनों का मिक्सचर होता है। वो हम लोग ज्यादातर केस में नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मल केस में पुरलिंग स्त्रीलिंग ही होता है। हाँ, ठीक उसी प्रकार से बेटा मटेरियल भी मेनली दो तरह के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, है ना। बाकी सेमी कंडक्टर इन दोनों की प्रॉपर्टी को बारी बारी से फॉलो करता है। बट हम इन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की अगर बात करें, मतलब इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर जो है ना एक विशेष प्रकार का इंसुलेटर होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ये विशेष प्रकार का इंसुलेटर क्या होता है बेटा, ये मैं आपको समझाता हूँ।
डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसको हम कंडक्टर बना सकते हैं। समझाते हैं। एक्चुअली क्लास में तीन तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो आप जैसे विद्यार्थी जिनको नहीं, आप जैसे विद्यार्थी जिनको कुछ नहीं आता फिलहाल जब तक मैं ना पढ़ाऊं, बट जैसे मैं पढ़ा दूंगा आपको बहुत कुछ आने लगेगा। तो आप डाइलेक्ट्रिक नेचर के विद्यार्थी हो। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनको कुछ नहीं आता, वो भी इंसुलेटर है। आपको भी कुछ नहीं आता, आप भी इंसुलेटर हो। बट कुछ एक ढोड़ दपोड़ होते हैं जिनको कितना ही सिखा दो वो सीखते ही नहीं है, वो इंसुलेटर प्रवृत्ति के कहलाते हैं। आप डाइलेक्ट्रिक प्रवृत्ति के हो, आपको मैं सिखाऊंगा तो आप सीख जाओगे। तो इसीलिए आप तरह के विद्यार्थी डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। इंसुलेटर वो इंसुलेटर जो कंडक्टर बन सकते हैं, तो आप कंडक्टर बन सकते हो। और कुछ ब्रिलियंट होता है जो ऑटोमेटिक पहले से या सब जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि ये ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं अपना नॉलेज, मेरा जो नॉलेज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा आपके ऊपर। तो जब मैं आपको नॉलेज दूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, तो ये भी अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के सानिध्य में रख के उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हैं, उन्हें कंडक्टर बना सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो पोलराइजेशन कहलाती है। समझ रहे हो? चलिए, अब डायरेक्ट्रिक की बात हमको करनी, बिकॉज यही पोलराइजेशन हमको देंगे। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। इनकी कुछ नॉर्मल सी एक डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ। पोलर मतलब जिनमें होता है डाइपोल मूवमेंट, उसके नाम से पता लग रहा है। पोलर मतलब जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दैट इज, अब डाइपोल मोमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन होता है। इसमें भी ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर डू नॉट कोइंसाइड, एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर क्योंकि डाइपोल के अंदर हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होता है ना? यहाँ पर भी ऐसा होता है। एक चार्ज की बात नहीं करूंगा, एक पूरा ग्रुप है चार्जेस का, और उन पूरे ग्रुप का एक सेंटर होता है जिसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहते हैं। वो नेगेटिव चार्ज सेंटर से सेपरेट होता है, कोइंसाइड नहीं करता, तभी तो डाइपोल बनता है। इसमें क्या होगा, इसको लिखो, डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सिंपल सी बात है। डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, that is positive charge center, negative charge center coincide with each other, that is positive charge center, positive charge center and negative charge center
and negative charge center coincide with each other। सिंपल सी बात है। अब इनको थोड़ा समझते हैं आगे, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा पोलर की छोटी सी चीज समझाता हूँ। पोलर में क्या होता है, इधर देखो, इधर आओ। जैसे मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब होता तो वो इंसुलेटर है शुरू शुरू में, हाँ, बट वो कंडक्टर बन सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाले उसके ऊपर। तो ये एक पोलर है। इस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल डाला, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो होते हैं ना, वो डी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। ये होता है पोलर, है ना। तो अंदर भी इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। समझाते हैं आपको कैसे। एक्चुअली जैसे इसमें ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, तो शुरू शुरू में तो क्या होते हैं, सारे के सारे मिले हुए रहते हैं। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जितने भी मटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं यहाँ पे डाइपोल। बहुत सारे क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं, ठीक है। और अंदर अपना ही खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लोग जनरेट कर लेते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इनसाइड। तो बेटा इसमें केस बनता है कि अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी नहीं होगा। देख लो, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर का तो इस तरफ जा रहा है, अंदर का इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो ऑपोजिट नहीं। सिंपल सी बात है। आप डाइलेक्ट्रिक हो, ये आपका, ये आप लोग हो ना, ये मैं हूँ जो आपको पढ़ाई करा रहा हूँ। तो मैं बाहर से आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, जैसे ही मैंने पढ़ाई कराई आप लोग इंटेलिजेंट हो गए और आपके अंदर क्या आ गया, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बट एक समस्या होती है, पता है, ये वही चीज़ है। हमारे जयपुर में हुआ था एक बार कि हमारे एक सर ने किसी को पढ़ाया और कल को उसी ने उनके सामने कोचिंग खोल ली। तो हो गया ना ऑपोजिट, हो तो ऐसा, ठीक है ना। अब अगर मान लो दोनों कोचिंगों में बराबर बराबर बच्चे आ गए, तो फिर तो ना कोई हारा ना कोई जीता। बट फिर ऐसा हुआ कि अगर एक कोचिंग में कम बच्चे, दूसरी कोचिंग में ज़्यादा बच्चे, तो फिर रिजल्टेंट बच्चे तो बचे हुए रहते हैं। वही बात है, जिसको हम कभी सिखाते हैं वो हमारे विरुद्ध हो जाता है कभी कभार। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो इसमें एक थ्योरी है, थोड़ी सी मैं आपको सिखाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है ये आप लोग को मैं लिखाता हूँ। देखो, डाइलेक्ट्रिक आर सब्सटेंस, और मैं आपको थ्योरेटिकल कुछ समझाता हूँ। डाइलेक्ट्रिक आर सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस होते हैं डाइलेक्ट्रिक that practically do not allow that practically do not allow electric current to pass through them, क्योंकि वो शुरुआत में इंसुलेटर रहते हैं। That's why when dielectric it is put in
when dielectric is put in, जैसे डायरेक्ट्रिक हम लोग रखते हैं ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एक्सटर्नल electric field, then the dielectric can be either then the dielectric can be either then the dielectric can be either polar or non-polar. या तो पोलर बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। अब मैं आपको पोलर नॉन पोलर समझाता हूँ क्या होता है। इन अ पोलर मॉलिक्यूल in a polar molecule the center of mass of negative charge, the center of mass of नेगेटिव चार्ज, मतलब इसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज सेंटर, है ना, is displaced relative to is displaced relative to the center of mass of positive charge, the center of mass of positive charge। मतलब कहने का ये है कि ये वाली स्थिति देख लो, दोनों सेंटर जो है, देखो ये तो श्योर है कि सारे चार्जेस मिक्स पड़े हुए हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब क्या हो रहा है बच्चों कि जब सारे चार्ज मिक्स पड़े हुए हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इनको सेपरेट करके इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चाह रहे हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल में तो क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है वो पूरा खिसक गया नेगेटिव चार्ज सेंटर से और उनमें सेपरेशन आ गया, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट the molecule acquire as a result the molecule acquire the dipole moment P, the dipole moment P, क्योंकि चार्जेस का सेपरेशन हमको देखने को मिल रहा है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव non-polar molecule do not have non-polar molecule do not have intrinsic dipole moment।
influencing dipole moment. Okay. Since the center of mass of positive charge and negative charge are coincide, क्योंकि इनमें दोनों मिले हुए रहते हैं. Since the center of mass of positive charge are coincide. It's very easy. जो बहुत सब आसान है. Under the external electric field, अब मेन काम होता है शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाने का. अब चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों में ये फिनोमिना होता है. कौन सा फिनोमिना होता है? ये वाला जो अब मैं करने वाला हूँ. देखो, आपके पास में मटेरियल दो तरीके थे. एक तो पोलर जो ये सामने दिख रहे हैं, और एक है नॉन पोलर जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ. उसमें क्या है कि दोनों सेंटर से गचपच से होते हैं, मिले हुए रहते हैं. पर दोनों ही तरह के डाइपोल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इस तरह का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है. इस तरह का फिनोमिना मतलब छोटे छोटे डाइपोल यहाँ बन जाते हैं. तो लिखो, अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मेन काम शुरू होगा डाइपोल का. अंडर द external electric field, the dielectric is polarized. The dielectric is polarized. If the dielectric is made of non-polar molecule, if the dielectric is made of non-polar molecule, मतलब ऐसा होता है. नॉन पोलर दिखाई देता हूँ यार, ऐसे गचपच से रहते हैं सारे चार्ज. ऐसा सारे चार्ज मिले हुए रहते हैं. ठीक है. Positive charge in the molecule, positive charge in the molecule shifted in the direction of shifted. रुकना बच्चों, तो इसमें हम लोग ये समझेंगे. आगे देखो, पॉजिटिव चार्ज इन द molecule shifted in the direction of electric field. And the negative charge shifted in the direction of opposite to the electric field. Shifted in the direction
to the external electric field. Hence, the molecule behave as a dipole. Hence, the molecule is behave as a dipole. चलो, अब इसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ढंग से, थोड़ा स्कोर समझाऊंगा। आज ही खत्म करते हैं पोलराइजेशन को, हम लोग कल से और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।